हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। फाइनली हम जो है एंड पार्ट की तरफ आ चुके हैं इस चैप्टर के, जहां पे हम अभी समझने वाले हैं। अच्छा, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे 1991 में। 1991 द ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज हमने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया था और बहुत सारे डिसीजंस लिए थे। अच्छा, अब सर वो डिसीजंस जो थे वो सही थे कि गलत थे, आप बताइए सर। तो देखो बेटा, पहली बात तो ये डिबेटेबल बात है, ये डिबेटेबल है कि क्या सही है क्या गलत है। बेटा, अजम्पशन लगाना आज के सिनेरियो के हिसाब से काफी ज्यादा आसान है कि अरे यार सर ये डिसीजन गलत किया इन्होंने कि पूरा जो इंडस्ट्री है आपने गवर्नमेंट को ही दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को काम ही नहीं करने दिया। सर ग्लोबल ट्रेड्स क्यों बंद करे थे? ग्लोबल ट्रेड्स बंद ही नहीं करने चाहिए थे सर, मैं बता रहा हूं, बंद ही नहीं करने चाहिए। ठीक है बेटा, समझ गए, सारी बात समझ गए कि ग्लोबल ट्रेड्स बंद करिए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया तो आपके करेंसी में इनफ्लो आना कम हो गया है ना, फॉरेन करेंसी का। ऑल्सो नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं असर पड़ता है और कई कई सारे तरह की आपने चीजें देखी। मतलब आपकी बिजनेस एस्पेक्ट काफी सफर करता है और आप प्राइवेट सेक्टर को करने नहीं दे रहे, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही जो है मेजर जो एरियाज है, की एरियाज है, वो सिर्फ किसके पास है? मेजर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के पास थे, गवर्नमेंट के पास थे। तो फिर सर मतलब एक बात बताइए ना, ये डिसीजन सही था गलत था? आज के हिसाब से डिसीजन बताना कि जो चीजें उनने किया, उस डिसीजंस लिए, वो सही थे गलत थे, वो काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। और अभी देखो ना, सिंपल सी बात है, मैं नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं। पिछले साल जो तुमने गलतियां करी थी वो तुम आसानी से अब बता सकते हो ये गलती कर दी थी यार, पर उस टाइम क्यों नहीं सोचा? उस टाइम सिचुएशन अलग थी, माइंडसेट अलग था, कंडीशंस अलग थी, हम सोच अलग तरीके से रहे थे। बेटा, जो चीजें हो जाती हैं उसके बारे में रेक्टिफिकेशन करना या उसके अंदर नुक्स निकालना काफी आसान होता है। इसलिए हम जो है इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि वो डिबेटेबल चीजें हैं। कोई बोलेगा सही था, कोई बोलेगा गलत था, कोई बोलेगा कि यार उस कंडीशन के हिसाब से, मैं तो ये बोलता हूं उस कंडीशन के हिसाब से सोचकर डिसीजंस लिए गए, उस कंडीशन के हिसाब से सोचकर डिसीजंस लिए गए और उसका इंपैक्ट फिर वैसा ही देखा जो आपने अभी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बट फिर हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए, फिर हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज का, जो कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा। अच्छा, पिछला वीडियो कहाँ मिलेगा? सर आप लोगों को जो है बता देते हैं कि बेटा आप लोगों को जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल और उसके वेबसाइट के ऊपर। यूट्यूब साइट्स और उसके यूट्यूब साइट पे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे सर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स 11 12। ऑल्सो KG 1 से 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर ही, जहां पे आप इंडिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर्स से पढ़ सकते हैं। ऑल्सो यही वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, डोंट वरी, ये आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यही आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग गाइस, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म। नोट्स चाहिए यहीं पे मिल जाएंगे, सब कुछ यहीं मिलेगा, तो डोंट नीड टू वरी गाइस। चलिए जी, आते हैं हमारे पहले पॉइंट के ऊपर जो कि हमें बता रहा है। पहले हमने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे पहले समझा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हर चीज समझी, कैसे इंपैक्ट करता है, क्या होता है, फलाना ढिमका, सब कुछ समझा। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के ऊपर, 1991 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, वैसे 1990 में काफी ज्यादा फेमस हुई थी ये। अच्छा, सबसे पहली चीज, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, इसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहा जाता है। अच्छा, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं ना, मतलब क्यों आया, कैसे आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, इकोनॉमिक जब क्राइसिस हो रहे थे, क्राइसिस हो रहे थे, तो 1991 से पहले, इससे पहले इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रखा था। फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए थे, कमाया कम था, जो है आपके मतलब आप जो है ग्लोबल ट्रेड से कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं थे और ना जाने कितनी सारी चीजें आपने फेस की। भैया इंडियन रुपी काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा था, हम 26.6% हमारी वैल्यू जो गिर चुकी थी इंडियन रुपीस की, तो बहुत बुरी कंडीशन थी बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे हमारे पास, ऐसी सिचुएशंस थी।
तो हमारे जो उस टाइम जो हमारे काफी रेनाउंड और आपके द्वारा काफी मैं बोलता हूं कि इनसे ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा है, इनसे ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा है। मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूं अच्छा है बुरा है क्या है कैसा है कुछ भी, लेकिन किसने इंट्रोड्यूस किया, टॉपिक का पार्ट है इसलिए मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। यह भी तो जानना जरूरी ना किसकी वजह से आई ये पॉलिसी, किस आइडियोलॉजी के साथ आई वो तो पता है, लेकिन किसकी वजह से आई वो हमारे जो एक पॉलिटिशियन है वो पूरे हमारी हिस्ट्री में, हमारी क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में देख लो, वर्ल्ड हिस्ट्री में देख लो, जो इंसान आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अपने टेन्योर में रहा है। मतलब इसके पॉलिटिकल करियर में ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे, मतलब ऐसा ये प्रधानमंत्री है, एक इकलौता प्रधानमंत्री है जिसके जो साइन है वो करेंसी पे है। ये इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके सिग्नेचर जो हैं आपके किसके ऊपर है, करेंसी नोट्स पे है, आपकी जो पेपर करेंसी होती है ना उस पे। सर कौन है ये, आप लोग पहचान गए होंगे, बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग ना पहचान पाए हो। देखो आरबीआई गवर्नर के नोट पे साइन होते हैं, है ना, तो यही अब प्रधानमंत्री की तो होते नहीं है, पर जब आरबीआई गवर्नर भी रहे हो, जिस टेन्योर में आप रहे हो, तो उस टेन्योर में जितने भी नोट छपे होंगे इनके साइन हुए होंगे, है ना, और वो अभी भी मार्केट में फ्लो करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर रहे थे जब, तो आरबीआई गवर्नर कोई और था, लेकिन कभी ना कभी तो थे और उनने नोट तो छापे थी ना। तो बेटा ये तीनों बड़ी से बड़ी जो आपकी पोस्ट है उस पे ये व्यक्ति रहे, इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जिनका था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम शायद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे या कौन थे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन हां उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला था कि यार डॉक्टर मनमोहन सिंह आप ही हमें इस क्राइसिस सिचुएशन से बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो इस क्राइसिस सिचुएशन से, आप कुछ इसका उपाय लगाइए कि हमें आप जो है इस क्राइसिस सिचुएशन से बचा लो, बस कैसे भी करके बचा लो। हम नहीं चाहते हैं कि भैया हम हमारे देश को डूबता हुआ नहीं देख सकते हैं, देश प्रेम भी है, चाहते हैं अपने लोगों के लिए सेवा करें, कुछ बेहतर करें, तो सर कुछ ऐसी टेक्निक निकालो जिससे कि हम जो है कहीं से कहीं बेनिफिट कर लें यार, मतलब कुछ भी कर लें बस कि इकोनॉमी बूस्ट हो जाए हमारी वापस। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस इंडिया की इकोनॉमी ने कभी लिया होगा, तो मेरे नजरों में ये एक वन ऑफ द डिसीजंस है, वन ऑफ द डिसीजंस। आज आप अगर ये बात करें तो इसकी खासियत देखिएगा, आप देखें इंडिया ड्यूरिंग 1991, मतलब 1991 से पहले, ड्यूरिंग नहीं, बिफोर 1991, और इंडिया इन 2024, ये कुछ आपके 30-35 साल का अंतर्गत, मतलब 30 से 34 साल बोल दीजिए, 30 साल का डिफरेंस ले लो यार, 3 डेकेड ले लो, इन 3 डेकेड्स के डिफरेंस में, 3 डेकेड्स, इन 3 डेकेड्स या 30 इयर्स का बोल दो, 30 इयर्स में मेजर बोल रहा हूं, आप 34 इयर्स ले लो, 34 इयर्स, 34 इयर्स के जो 34-33 इयर्स ले लो, ये डिफरेंस जो है आपको आज के इंडिया और 1991 से पहले के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सर कैसे? बेटा
1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर काम ही नहीं कर रहा था। मेजर सोशलिस्ट इकोनॉमी थे हम, मेजर सोशलिस्ट इकोनॉमी। 1991 से पहले हम एक बिफोर की बात कर रहा हूं, बिफोर 1991 वी वर सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब सर क्या मैं बोल रहा हूं, मेजरली सोशलिस्ट इकोनॉमी। मेजरली सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब हमने 19 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के लिए सेव कर रखी थी, कि इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट काम करी और कोई नहीं कर ही नहीं सकता। 19 इंडस्ट्रीज सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सेव करी थी और कोई काम ही कर ही नहीं सकता, यही लोग करेंगे। जैसे कि ऑयल निकालना होगा तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर निकालेगा और कोई निकालेगा ही नहीं। मिनरल्स निकालने गवर्नमेंट सेक्टर निकालेगा और कोई निकालेगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस आपके इंडिया ने लिए थे 1991 से पहले। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1996, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उससे पहले 1951 में सबसे पहला 5 ईयर प्लान बना, फिर 1956 में बना। काफी सारे डिसीजंस हमने लिए और ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा था। 19 सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सेफ थे। और उसके बाद अगर आज की कंडीशन बताऊं तो मात्र 3 सेक्टर्स आर सेव्ड फॉर गवर्नमेंट। वो 3 सेक्टर कौन से पता है? डिफेंस एयरक्राफ्ट, डिफेंस कि भैया लड़ाई झगड़े में हम जो है एम्यूनेशन बनाने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं कर सकते कि आप गोली बारूद हमारे लिए बनाओ, प्राइवेट कंपनीज वो बनाना अलाउड नहीं है। डिफेंस जो है हम किसी और को, प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए नहीं दे सकते कि भाई अंबानी साहब को बोल रहे हैं कि चाहो लड़ो हमारे लिए, ना। प्राइवेट सेक्टर है, खुन्नस खाएगा, अपने लोगों पे गोली चला सकता है, कोई दिक्कत। तो इसलिए गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर। एटॉमिक एनर्जी सर, एटॉमिक एनर्जी पे भी पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। उसमें भी आप प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एटॉमिक एनर्जी इज ऑल्सो रिजर्व्ड बाय हमारे गवर्नमेंट सेक्टर। और इसके साथ साथ हमारा जो है एक और सेक्टर बच जाता है जिसे कहा जाता है रेलवे। पर सर रेलवे तो प्राइवेटाइज हो रहा है ना, किसने बोला? रेलवे के स्टेशन प्राइवेटाइज हुए, जो कि रानी कमलापति मध्य प्रदेश में भोपाल शहर का सबसे पहला स्टेशन है जो प्राइवेटाइज हुआ है पूरे देश के अंदर। और बेटा स्टेशन प्राइवेटाइज हुआ है, नेटवर्क नहीं। रेलवे नेटवर्क अभी भी गवर्नमेंट के पास है, स्टेशन प्राइवेटाइज हुआ है। टिकट की फीस थोड़ी जाएगी यार, ट्रेन की टिकट की फीस थोड़ी जाएगी। ट्रेन के जो टिकट हैं जो रानी कमलापति पे उतरेंगे उसमें कोई कट थोड़ी जाएगा इनका। वो तो स्टेशन मतलब वो बात अलग है कि इंटरनल नॉर्म्स क्या होंगे, लेकिन जो स्टेशन फीस होती है कि स्टेशन का जो चालान है ना, वो जो उधर वेंडर्स हैं, जो भी उनको वेंडर्स दिए गए हैं, वो सब चीज़ें जो है, जो दुकानें लगी होंगी, उनका पैसा जो ग्रुप है बंसल ग्रुप, उनके पास जाएगा जिनने ओन किया है प्राइवेट स्टेशन। फिर झारखंड में भी एक शायद प्राइवेटाइज हुआ है स्टेशन, कुछ स्टेशन प्राइवेटाइज हुए। स्टेशन प्राइवेटाइज हुआ है, नेटवर्क नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ये हमारा लेवल है। हम 1990s से पहले काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और 2024 आज देख लो आप, तो हमारे जमीन आसमान का अंतर मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए गाइस, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आइएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991, जहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आर यू गाइज रेडी? चलिए जी, आते हैं और देखते हैं हमारा पहला जो लिबरलाइजेशन है वो क्या बात करता है। चलिए जी, आइएगा जरा देखते हैं। लिबरलाइजेशन का मैं मतलब पहले आपको बता देता हूं। लिबरल हो जाना, जैसे कि आपके माँ बाप अभी बोलते हो 8 बजे से लेके घर के बाहर जाना नहीं तुझे, 8 बजे से पहले घर के अंदर, 8 बजे के बाहर गया तो तेरी मैं जो है टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी गुस्सा करती है ना, मम्मी गुस्सा करती हैं, लड़का हो लड़की हो, भैया 8 बजे के बाद और घर के बाहर गया ना तो टांगे तोड़ दूंगी। कुछ लोगों के 9 बजे होगा, कुछ लोगों के 10 बजे होगा, कुछ लोगों के तो घर के बाहर ही जाने देते हैं, कुछ लोगों की 6 बजे के बाद मत जाना, कुछ लोग 7 बजे के बाद मत जाना। तो सबके घर में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। 12th पास हो गए, कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में क्या हुआ, थोड़ी सी छूट दे दी। कैसी छूट दे दी कि जो हमारा जो 7 बजे था ना, तो मम्मी फोन करेगी, हाँ कहाँ पे 10 बजे के बाद घर के बाहर नहीं, अंदर आ जाना चुपचाप।
ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। पहले 7 बजे था, अब 10 बजे कर दिया, मतलब थोड़ी सी छूट दे दी है ना, थोड़ी सी छूट दे दी। हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे सिमरन नहीं है, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो बाबूजी ने हाथ छोड़ा नहीं है पर हल्का सा लूज कर दिया कि जितना हाथ ऐसा थसोड़ मसोड़ के निकाल ले सिमरन उतना कर सके, पूरा छोड़ा नहीं, अभी उसको जाने नहीं दे रहे। मतलब लिबरल होना मतलब क्या, या तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो या फिर कम कर दो, दो चीजें, या तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो, पूरे हटा दो, या फिर कम कर दो, दोनों में से कोई एक चीज। तो क्या बोला है, इट मींस द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस द मेजर डेवलपमेंट वर्क। कि क्या किया इन्होंने, रिमूवल कर दिया। आपने क्या किया, रिमूवल कर दिया, या तो रिस्ट्रिक्शंस ही हटा दिए या कम कर दिए। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना क्या होता है, रेगुलेट करना। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है, रेगुलेट करना, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव, रेगुलेट करना, है ना बेटा। इसीलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, मतलब कानून व्यवस्था बना रहे हो, कानून बना रहे हो, रूल्स बना रहे हो, कहीं ना कहीं रेगुलेशन बना रहे हो कि अगर तुम्हें कोई काम करना है लाइसेंस लेके करना पड़ेगा, है ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, उसको रेगुलेशन बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं, है ना। रेगुलेट कर रहे हो मतलब क्या, रेगुलेशन बोलेंगे। लिबरलाइजेशन मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन हटाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाना। लिबरलाइजेशन बोलता है रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाना, हटाना, रिमूव कर देना, क्या कर देना, रिमूव कर देना, रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाना। ये चलो इधर नहीं कर रहा मैं इसको, ये देखो इसके साथ जोड़ देता हूं, आपको अच्छा समझ आएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन का ये देखो रिमूवल, रिमूवल कर देना, रिमूव कर दिया हमने रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और डीरेगुलेशन। अच्छा सर इसे डीरेगुलेशन कहते हैं, हाँ, कि अब आपके ऊपर कोई रेगुलेटिव अथॉरिटी नहीं है। जब रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे थे तो गवर्नमेंट थी काम करने के लिए कि तुम्हें रोक रही है काम करने से, लेकिन अब उनने बोला कि भैया हम तो रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं सारे के सारे, जिसको जैसा काम करना है करो। अब पहले क्या होता था, कुछ भी काम करना है गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, पहले जाओ मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब अब भाई आप बोल दो कि मैं पानी पूरी ठेले जो लगाते हैं रोड पे लोग, इनको मैं बोलूं कि भैया अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके आओ, अपना आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर फलाना डेम का मैं लाइसेंस दूंगा तब जाके पानी पूरी खोलोगे। तो बेटा इतना रिस्ट्रिक्शन अच्छा, तो लोग क्या सोचेंगे, मैं लगा ही नहीं रहा, जा जा मैं लगा ही नहीं रहा, इतने नाटक नहीं हो पाएंगे मुझसे, तू मैं लगा ही नहीं रहा, जा इतने फजीते में कौन पड़ेगा यार, छोड़। पर मैंने बोल दिया जिसको जैसा लगाने लगाओ, मैं कोई कुछ नहीं बोलूंगा, तो लोग क्या हर इंसान फिर करने लगेगा, हाँ या ना। तो इससे बिजनेस बढ़ता है। अगर देखो ना, कोई भी आप रुकावटें डालोगे तो इंसान डिमोटिवेट होता है। आप खुली छूट दे दो, खुली छूट दे दो, इंसान प्रमोट हो जाता है। ठीक है, अब जरा समझना बेटा, इस पे जो बातें लिखी गई हैं इससे मैं अलग आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, जरा उसको ध्यान से सुनना। अब लिबरलाइजेशन क्या हो रहा है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या कर रहा है, लिबरलाइजेशन जो है हमारा यहां पे काम कर रहा है। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि या तो लूजन अप, लूजन और रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिमूवल या लूजन अप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्या आप या तो रिमूव कर रहे हो या आप हटा ही रहे हो रिस्ट्रिक्शंस को। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले मैंने आपको बताया था 19 इंडस्ट्रीज वर सेव्ड, वर रिजर्व्ड, आई वुड से रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी। रुक जाओ, दूसरे उससे हाईलाइट करने दो, रिजर्व फॉर गवर्नमेंट, अरे तेरी तो गवर्नमेंट रिजर्व्ड, ये देखो 19 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट। कब, लिबरलाइजेशन से पहले, लिख देता हूं बिफोर 1991, बिफोर 1991। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना,
दूसरा पॉइंट देखो, आफ्टर नाउ ओनली 3 फॉर, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं 19 इंडस्ट्री कौन है। ये 19 इंडस्ट्रीज कौन सी बता देता हूं। इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल, मिनरल्स, कोल एटसेट्रा। ठीक है, ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया एटसेट्रा, इनमें ये आपकी इंडस्ट्रीज थी जो रिजर्व थी। ठीक है, इसको भी मैं अगर मार्क करूं, मैं चलो एक साथ लिखते जाता हूं। तो इंडस्ट्रीज कैसी है, ये देखो ऑयल, मिनरल्स, तो आपको हाईलाइट करते हुए मैं चीजें दिखाना चाहता हूं, है ना। अब जरा सुनते जाना बेटा, तुम सुनते जाओ, मैं कहानी फॉर्म में समझा रहा हूं तो सब लोग को समझ भी आता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, नाउ ओनली 3 आर लेफ्ट। कौन कौन सी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, और एक कौन सी हो गई, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, और एक अपनी हो गई डिफेंस। चलो कौन सी बची हैं, नाउ सिर्फ ओनली 3 आर लेफ्ट, जो कि है रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। ठीक है, ये 3 बची हैं बस। हमने क्या किया, हमने रिमूव कर दिया, और लाइसेंस जो है आपका लेना पड़ेगा सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए, ओनली फॉर 5 इंडस्ट्रीज, ओनली फॉर 5 इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी 5 इंडस्ट्रीज, ये देखो, अल्कोहल 5 इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी, अल्कोहल, बेटा दारू के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर मैन्युफैक्चर करना है, ड्रग्स एंड फार्मा, मतलब दवाई बनाना बेटा, वो ड्रग्स नहीं, उड़ता पंजाब नहीं बोल रहा हूं मैं, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, वो नहीं बेटा, ये ड्रग्स वो नहीं है दवाइयां ही, लेकिन ड्रग्स वो जो कंपनी बनाती है, जैसे ल्यूपिन हो गया, फार्मा हो गया, मैनफोर्स हो गया, सन फार्मा हो गया, वैसी टाइप की, सिप्ला, ये मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्टर रेड्डी हो गया, है ना, ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास एक और टबैको बनाना है तो आपको जो है करना पड़ेगा ये। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, टबैको के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है जी जो आता है एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस, मतलब ये जो एरोस्पेस होता है ना, एरोस्पेस वैसी टाइप की चीजें। ठीक है, ये भी, और उसके साथ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, ऐसे एक्सप्लोसिव्स जो कि बिल्डिंग्स गिराने में काम आते हैं ना, जैसे अवैध बिल्डिंग बना दी किसी ने तो उसको बनाने में, तो उनके लिए सिर्फ 5 इंडस्ट्री में ही आपकी लाइसेंस की जो है वो आपको करना पड़ेगा। सिर्फ लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो ये 5 इंडस्ट्री में चाहिए। ठीक है, ये हमारा पूरा लिबरलाइजेशन का एक छोटा सा जिस्ट है। जरा देखो इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा, ठीक है। चलिए जी, अब जरा मैं आपको बताता हूं कि हम देखो ये लिबरल कैसे हुए। पहले 19 इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट ही काम कर सकती है सिर्फ, जैसे कि ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, और जैसे कि आपके बहुत सारी टेक्सटाइल नहीं था, पता नहीं कौन सा था, लेकिन हाँ ऐसे 19 इंडस्ट्री बेटा, बहुत, मतलब आप देख लो ना 19 इंडस्ट्री, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ना जाने क्या क्या। वो बच के कितनी रह गई, सिर्फ 3, एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया और रेलवे हो गया, ये सिर्फ 3 बची हैं, बाकी सब में अब हर इंसान काम कर सकता है। लाइसेंस, पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लगता था, बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते, और लाइसेंस मिलता ही नहीं था, तो लाइसेंस चाहिए था। अब सिर्फ 5 इंडस्ट्री में लाइसेंस चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, टबैको, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स। बेटा ये सारे के सारे कौन से हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हैं, हेल्थ हैजार्ड प्रोडक्ट, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं ना, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि अल्कोहल, बेटा अल्कोहल इज लाइफ थ्रेटनिंग, ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग कैन किल यू, एक्सेसिव यूज ऑफ टबैको फ्रॉम, जैसे कि राजश्री, विमल और ये सब जो भी होते हैं आपके,
और आपके जो भी ब्रांड्स हैं इन पे सब पे वार्निंग साइन होता है। वाई क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपके ऊपर नियम कानून लगे हुए हैं कि आपको वार्निंग साइन लगाकर ही बेचना है, आप बेच ही नहीं सकते इसीलिए। और इनका एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं कर सकते इसका एडवर्टीजमेंट? क्योंकि अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं, तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते। तो अल्कोहल, टबैको, ऐसी चीजें आप एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल, अब बेटा दवाइयां हैं, दवाइयां ऐसे किसी को थोड़ी बनाने को, देखो लाइफ बचाने वाली चीज है यार ये तो। और गलती से कोई इंसान गलत दवाई खा ले फिर बहुत बड़ी दिक्कत भाई साहब, बहुत बड़ी दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद एरोस्पेस, बेटा प्लेन एयरक्राफ्ट, ये जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, इसमें आप ऐसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी अपने मन से। और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, जो कि अवैध बिल्डिंगों को गिरा देना बम फोड़ के, ऐसे पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, वो वैसे एक्सप्लोसिव हो गए। या कोल इंडस्ट्रीज होती, कोल माइंस होती हैं, कोल माइन में अब कौन इतना खोदेगा भाई, तो बम से उड़ा देते हैं उन माइंस को। ऐसा आपने देखा होगा मूवीज वूवीज में भी होता था। तो कोल माइंस में जो आपके एक्सप्लोसिव यूज होते हैं उनको बनाने के लिए भी लाइसेंस लगता है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। तो इन सब में सिर्फ 5 बची हुई है, पहले हर चीज में लगती थी। तो ये क्या किया आपने, कम करके, अभी भी कुछ जगह पे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन है लेकिन सब जगह पे नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें से जो है चीजें बचा ली। अच्छा मैंने क्या बोला था कि 1991 से पहले हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, आपको अगर याद हो तो मैं आपको एक और पॉइंट पे लेके आने वाला हूं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि जहां पे गवर्नमेंट ही काम कर रही होती है सिर्फ, है ना, ओनली गवर्नमेंट वर्क्स, ओनली गवर्नमेंट वर्क्स, ओनली गवर्नमेंट रन्स बिजनेस, वर्क्स नहीं, रन्स बिजनेस, सिर्फ गवर्नमेंट ही बिजनेस चला रही है और कोई नहीं चला रहा, सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस चला रही है, ठीक है। पर अपन ने बोला मेजरली सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कुछ कंपनीज थी जो कि स्टिल काम कर रही थी, जो 19 इंडस्ट्रीज हमने सेव करके रखी थी, उसके अलावा होंगी ना कुछ एक आध इंडस्ट्रीज जो कि प्राइवेट सेक्टर चला रहा होगा। तो वो प्राइवेट सेक्टर भी, जैसे 1964 में रिलायंस जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था। बजाज तो 80s के टाइम का है ना, 80s के टाइम का, तो बहुत पुराना है। तो रिलायंस जो है 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 1991 से प्राइवेट सेक्टर था नहीं, प्राइवेट सेक्टर था लेकिन ना के बराबर। तो चला कौन रहा था? गवर्नमेंट ही चला रही थी पूरी इकोनॉमी, इसे सोशलिस्ट कहा जाता है। लेकिन अब क्या है हम लोग, अब मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड है। हमारे पास जो है गवर्नमेंट भी काम कर रही है और जो है प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। जैसे कि जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं आप लोगों को, इसका एग्जाम्पल दे दूं, SBI, LIC, है ना, इंडियन गैस सिलेंडर आते हैं ना आपके, इंडियन के गैस सिलेंडर आते हैं। और देखो फिर प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, है ना, इन्फोसिस हो गया, और खूब विप्रो वगैरह, खूब सारी कंपनीज, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हो। पहले हम सोशलिस्ट थे मेजर, अब मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अगर आपसे 2 सवाल पूछे जाएं कि हम कैसी इकोनॉमी थे 1991 से पहले, तो आप बोलोगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। आज तक कैसी इकोनॉमी है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलिए जी, तो ये समझ आया बेटा, लिबरलाइजेशन क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए जी, जरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसको जरा रीड करिए कि आप समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए जी, आइएगा जरा देखते हैं। अच्छा, अबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट, लाइसेंस रिक्वायरमेंट को अबॉलिश कर देना मतलब क्या? आप जो है इसको हटा रहे हो, हटाना, इसको अबॉलिश मतलब क्या? हटाना। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? यहां पे हटाने की बात कर रहे हो आप, यहां बोल रहे हो हटाना, हटा सावन की घटा, वो वाला हटाना, लाइसेंस को हटाना इज दी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, लाइसेंस की हटाओ। जिस वजह से क्या होगा बेटा? बिजनेस प्रमोट होगा, उस वजह से क्या होता है? बिजनेस प्रमोट होता है, ठीक है। तो लाइसेंस ऐसे हटाओ यार, क्या ये सब बिजनेस प्रमोट करो अपना बढ़िया से। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा किसके ऊपर? एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। पहले क्या होता था, अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो परमिशन मांगनी पड़ती थी भाई, परमिशन मांगनी पड़ती थी। कई बार तो रिस्ट्रिक्शन होते थे कि छोटा करना है या बंद करना है, उसके ऊपर भी होती थी। ना इंसान अपने हिसाब से बंद कर सकता है, ना इंसान अपने हिसाब से खोल सकता है, ये सब प्रॉब्लम भी आती थी,
ये सब प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी। तो ये क्या है, अपने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी आपकी, ना ही आपको बढ़ाना है बिजनेस को तो ना ही आपको खत्म करना है बिजनेस को। तो फ्रीडम टू फिक्स प्राइस, प्राइस को फिक्स कर दो, प्राइस को एकदम फिक्स कर दो, ठीक है। फ्रीडम मतलब क्या, अपने हिसाब से। बायर जो सेलर है जैसे बिजनेसमैन है, वो अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकता है कि मैं बेचना चाहता हूं 110 रुपए का, तो 110 रुपए का बेचना, भाई कौन मना कर रहा है। पर पहले गवर्नमेंट मना करती थी क्योंकि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा था नहीं, और आप अननेसेसरली बहुत हायर प्राइस चार्ज करोगे तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती थी कि ओए हमारे सिटीजन्स के साथ बीच में कोई भी आनाकानी नहीं भाई, ठीक है, तो मैं अच्छे से फिक्स प्राइस रखनी नहीं है, हम जैसा बताएंगे वो वाली प्राइस देनी है। तो उस वजह से फ्रीडम नहीं होती थी, बिजनेस को नुकसान होता था। अब फिक्स कर सकते हो अपनी प्राइस, और इजी एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स। अब ना बहुत सिंपल प्रोसीजर है भाई, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं, इतना मतलब डोका टोकी आनाकानी नहीं, आराम से अपना काम करो, लाइसेंस लो, बेहतरीन अपना काम करो, बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ और देश का भला करो, खुद का भी कर लो, ठीक है। तो इसमें पूरी आपको सहमति सरकार दे देती है। इससे कहा जाता है लिबरलाइजेशन। बेटा है कितना सा, लेकिन मैंने जो समझाया वो देखो कितना सारा है ना। तो बेटा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस बहुत काम आती हैं, याद रखना, एग्जाम में भी आएंगी। चलो चाहो तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं है तो चलो जी। अच्छा, मेरे हिसाब से आपको प्राइवेटाइजेशन दिया नहीं है, ठीक है, तो मैं पहले प्राइवेटाइजेशन समझा देता हूं, क्योंकि है तो हमारे मतलब उसमें दिखा तो है, लिखा भी है प्राइवेटाइजेशन, समझाया नहीं है तो मैं समझा देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है, रुक जाओ, लाल कलर से नहीं लिखेंगे, मोहे रंग दो लाल नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि लाल क्यों रंगे भाई, इश्क का रंग सफेद की लाल, आप डिसाइड करना कमेंट सेक्शन में गाइस। चलो देख, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या जेड से भी लिख सकते हो, प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, जो बोलना चाहो बोलो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं इसको, जेड ए कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। वैसे अपनी किताब में क्या लिखा है जरा देख लो, दोनों साइड से लिखते हैं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख देते हैं, चलो कुछ भी गलत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जेड ए लिखा रहता है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे लिखा रहता है, तो ऐसे लिख देते हैं, चलो आपको। चलो जी आ जाओ, जरा देखना प्राइवेटाइजेशन क्या बोल रहा है। चेंज इन दी ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट entities, change in the ownership structure of government entities, मतलब क्या, जो गवर्नमेंट एंटिटीज है उनकी ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। मतलब सर क्या, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज बिक के प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, 1991 में यही हुआ था। गवर्नमेंट सेक्टर, बेटा आपको एक फैक्ट बताऊं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में 90% प्लस इंडस्ट्रीज वर लॉस मेकिंग। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, 90% से, 90% भी बहुत कम बोल रहा है, 95+% होना चाहिए। 90% या 95+% से ज्यादा भी आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी लॉस मेकिंग थी, खर्चा कर रही हैं, लॉस मेकिंग है, लॉस कर रहे हैं लोग, लॉस मेकिंग है भाई साहब, ये लॉस मेकिंग थी, लॉस मेकिंग एंटिटीज लॉस कर रही थी ये, 90+% से भी ज्यादा। अरे यार तो एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर अगर लॉस कर रहा है, बिजनेस जो है लॉस कर रहा है, तो एक काम करो, उनको सेल कर दो, सेल द लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज। अब किसको सेल कर दो? सेल लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर,
कि गवर्नमेंट कंपनी जो है, अब क्या होगा देखो बेटा, मान लीजिए कि एक कंपनी है अपनी, जैसे मान लो कि एक कोई सी कंपनी है जैसे कि एयर इंडिया, एग्जाम्पल लिख लो बेटा, इसका एग्जाम्पल बहुत तगड़ा दे रहा हूं तुम लोगों को। एग्जाम्पल कौन सा है? एयर इंडिया एयरलाइंस है ना, किसको दिया? सोल्ड टू टाटा ने इसको ओन कर लिया। मतलब क्या है? गवर्नमेंट एंटिटी बिक गई, किसको? टाटा को बेच दिया आपने, टाटा को बेच दिया आपने, टाटा को ये एंटिटी बेच दिया। अब हुआ क्या? गवर्नमेंट एंटिटी ने प्राइवेटाइज कर दिया, किसको? आपके किसी मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, मतलब प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, मतलब टाटा को एयरलाइंस बेच दी। कौन सी? एयर इंडिया, जो कि गवर्नमेंट एयरलाइंस थी। अब उससे होता क्या है बेटा, देखना, ये लॉस में थी। क्या थी? ये लॉस में थी। मान लो एग्जांपल, ये लॉस जो है, ये लॉस कर रही थी, मान लो 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का लॉस कर रही थी फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का लॉस कर रही थी। अब टाटा को बेच दिया, टाटा को सोल्ड कर दिया, टाटा को बेच दिया। टाटा जो अर्न करेगा इससे, किससे? इससे, एयर इंडिया से, इस पे टैक्स देना पड़ेगा, किसको? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जिस जगह से हमारा 1000 करोड़ का नुकसान आ रहा था, अब यही नुकसान करे प्रॉफिट कमाए, हमें गवर्नमेंट को तो टैक्स आना ही है, मतलब इनकम तो होनी है, तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया ना, उन्होंने बोला भैया प्राइवेट सेक्टर को कि भैया तुम जो है, जो लॉस मेकिंग कंपनीज है ना, उसको बेच दो प्राइवेट सेक्टर को। तो जिस जगहों से नुकसान आ रहा है उस जगह से हम टैक्स तो आएगा, कम से इनकम तो होगी आपकी। सही बात है कि नहीं? तो बढ़िया बात हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बताता हूं मैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय गवर्नमेंट टू सेल लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटीज। क्या हुआ कि प्रॉब्लम आ रही थी लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटीज को। प्रॉब्लम ये फेस हुई कि देयर वर नो टेकर्स, as there were no takers for loss making. There were no takers for loss making government entities, but high demand to purchase profit making industries, profit making government industries, government companies। अब तुम देखो ना, लॉस मेकिंग कंपनी को कोई क्यों खरीदना चाहेगा? प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदेगा? कि आपको मालूम है गवर्नमेंट नहीं चला पा रही तो हम कैसे चलाएंगे? यही तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनने क्या बोला? यही तो प्रॉब्लम थी, बेच नहीं पा रहे थे। ये मतलब ये हो रहा था कि भैया लॉस मेकिंग जो है एंटिटीज जो है गवर्नमेंट, जिसपे नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, उसको खरीदने कौन वाला है? प्राइवेट सेक्टर अपना नुकसान क्यों करवाएगा भाई? सिंपल सी बात है। और वो सब लोग चाहेंगे खरीदना, तो कौन सी चाहेंगे? उन सब डिमांड हाई कर रहे थे, किसकी? जिस गवर्नमेंट सेक्टर से प्रॉफिट आ रहा है उसको खरीदने की डिमांड कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेल लॉस मेकिंग कंपनीज wholly and profit making partly। उनने बोला कि एक काम करते हैं, जो लॉस वाली है उसको आप जो है, पहले तो देखो समझो, किस्सा समझो, जो है कि जो है बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो लॉस मेकिंग है उसके लिए कोई टेकर्स नहीं है। नो टेकर्स फॉर लॉस मेकिंग, कोई टेकर्स नहीं है।
कोई भी नहीं खरीदना चाहता नुकसान वाली कंपनी, पर हाई डिमांड किसकी थी? प्रॉफिट वाली कंपनीज की, प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज की, है ना। तो उनने क्या किया, उनने बोला कि एक काम करो, सेल लॉस मेकिंग कंपनीज, सेल लॉस मेकिंग कंपनीज होली, जो लॉस वाली है उसको होली बेच दो और प्रॉफिट वाली को पार्टली बेच दो, कि जो प्रॉफिट कमा रही है उसका एक छोटा सा हिस्सा बेच दो और जो पूरी लॉस वाली उसको तो पूरा ही बेच दो, पूरा ही बेच दो। ये दिमाग लगाया उन्होंने, ये दिमाग लगाया, ये प्राइवेटाइजेशन है बेटा, ये प्राइवेटाइजेशन है। जरा देखो इसको, समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना, हाँ या ना, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सबने समझ लिया? चलो जी, अब जरा आ जाओ, अब जरा आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जरा मैं एक चीज और समझाता हूं तुम्हें, क्या है इसका एक रीजन और, कि प्राइवेटाइजेशन भी कुछ तरह के हैं। प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी ना कुछ चीजें, जैसे कि क्या, मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूं, आप पे काफी कम आएगी। प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट्स, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं। पहला डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है, मैं क्या करके समझाता जाता हूं। डेलीगेशन का मतलब होता है कि, डेलीगेशन का मतलब है बेटा कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी है? गवर्नमेंट की। वर्क कौन कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? वर्क कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। मतलब डेलीगेशन में क्या होता है, जैसे डेलीगेट करते हो ना काम, तो गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप रखती है। ओनर कौन है? ओनर यही है, ओनर गवर्नमेंट ही है, ओनर। ये जो है बेटा प्राइवेटाइज नहीं करते, ये ओनरशिप नहीं देते डेलीगेशन में। गवर्नमेंट जो है डेलीगेशन में ओनरशिप नहीं दे रही है, पर काम ये नहीं कर रही गवर्नमेंट। काम कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। मतलब जैसे कि सर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन। बेटा रोड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ी होती है। रोड जो है कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ी होती है कि मैंने बनाई तो मेरी रोड होगी ना, है सरकार की। अगर रोड खराब हो तो गाली किसको देते हो? सरकार को देते हो। क्यों? जबकि बनाई तो कॉन्ट्रैक्टर ने। तो आप यो क्यों बोलते हो? क्योंकि जिम्मेदार आप ठहराते हो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ओनर है और काम कौन कर रहा होता है? प्राइवेट सेक्टर। समझ आया? इसे डेलीगेशन कहा जाता है, ये भी प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। फिर आता है एक और पार्ट अपना, इसे कहा जाता है डाइवेस्टमेंट। अच्छा, डाइवेस्टमेंट में क्या होता है? पार्शली सरेंडर कर रहे हो ओनरशिप इन कोर्स ऑफ टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम में पार्शली सरेंडर कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल क्या? फाइनेंशियल क्रंच है। फाइनेंशियल क्रंच मतलब क्या? कि अभी कंपनी के पास, गवर्नमेंट एंटिटी के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या कर रही है? वो एक काम कर रही है कि भैया अपनी ओनरशिप दे रही है इस इंटेंशन से कि दोबारा वापस ले लेगी। तो अभी बेच दिया, कुछ समय के मतलब कोर्स ऑफ टाइम है कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ बहुत टाइम तक काम कर रहा था, पर हम उसको पैसा नहीं चुका पा रहे। काम कर यार, अपने जो है ओनरशिप दे दो थोड़ी सी, बाद में रिटेन कर लेंगे। तो उसे डाइवेस्टमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाइवेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डाइवेस्टमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक और पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रिमूविंग गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम टॉप टायर बाय प्राइवेट कंपनी by producing
and rendering, producing and rendering better goods and service, better goods and services। क्या बोल रहे हो सर? मतलब गवर्नमेंट एंटिटी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो मतलब राजा के तख्त पे बैठी हुई थी, और प्राइवेट एंटिटी आती है, प्राइवेट कंपनी आती है, बोलती है हेलो गवर्नमेंट एंटिटी, हाँ क्या हो गया, उठो जरा, उठो जरा, कल्टी हो जाओ, अब मैं यहां का राजा हूं। तो प्राइवेट एंटिटी आके उस तख्ते पे बैठ गया। मतलब क्या कि आपने डिस्प्लेस कर दिया गवर्नमेंट एंटिटी जो राजा वाली पोजीशन पे बैठी थी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और खुद आके बैठ गए, प्राइवेट कंपनी आके बैठ गई। जैसे कि क्या, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, या समझ आ जाएगा आप लोगों को। एग्जांपल, BSNL, पहले इसके ऊपर कोई था ही नहीं, वॉज डिस्प्लेस्ड बाय कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर, जियो, एयरटेल, आइडिया, है ना, वोडाफोन वगैरह, इसके द्वारा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और एक आता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पैसा लगाना। पैसा लगाना मतलब मैं किसी कंपनी की ओनरशिप ले रहा हूं, शेयर्स खरीद रहा हूं और बदले में उनको पैसा दे रहा हूं, है ना, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब मैं शेयर्स बेच रहा हूं और पैसा उठा ले रहा हूं मार्केट से, मतलब क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। when government company decides to sell a part or whole of the company in order to get money is known as disinvestment। जैसे कि एग्जाम्पल इसका मतलब, या तो मैं कुछ छोटा सा हिस्सा बेच दूं, या फिर मैं जो है छोटा सा हिस्सा बेच दूं, या फिर मैं पूरी कंपनी बेच दूं, उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया सोल्ड टू टाटा, टाटा को सोल्ड कर दिया। या फिर LIC ने अपना IPO निकाल दिया। IPO मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब अपने शेयर्स बेच दिए, अपने शेयर्स बेच दिए, अपने शेयर्स बेच दिए, ठीक है, अपने शेयर्स बेच दिए। एयर इंडिया ने टाटा को पूरा बेच दिया, अपनी एयर इंडिया, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को पूरा बेच दिया टाटा को, और LIC ने अपने IPO निकाल दिए। किसके IPO निकाल दी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब 3% अपने जो ओनरशिप है वो पूरी बेच दी और बदले में मार्केट से पैसा उठा लिया। तो बेटा क्या किया, कंपनी या तो पूरी बेच दो या छोटा सा हिस्सा बेच दो, उस सबको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि आप इन्वेस्ट करना, मतलब शेयर्स खरीदना, ओनरशिप लेना, कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं मतलब मैं ओनर हूं, है ना, इन्वेस्टर बोला जाता है मुझे। पर डिसइन्वेस्ट मतलब क्या, मैं ओनरशिप हटा दूं और बदले में पैसा निकाल लूं, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। समझ आया, ये हमारा प्राइवेटाइजेशन है भाई साहब, ये प्राइवेटाइजेशन है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझ आया, इससे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, छोटी चीज नहीं है। आपके सानिध्य सर ने जिस हिसाब से समझाया है, ऐसे बेटा समझाने वाले आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो, समझो, नॉलेज गेन करो। सिर्फ पढ़ाई करने से, मार्क्स लाने से कुछ बड़ा नहीं हासिल होता है, नॉलेज लाने से बड़ा हासिल होता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े, चलिए जी आगे आइएगा, आगे आइएगा। अब आते हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन एस्पेक्ट पे। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल ट्रेड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑल्सो FDI, FII, बताऊंगा, सब बताऊंगा क्या होता है, सब बताऊंगा क्या होता है। देखो, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटीग्रेशन टिल 1991 तक, मतलब इंडिया हैड
स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हाई टेरिफ एंड डिस्करेज्ड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को डिस्करेज किया जा रहा था, फॉरेन ट्रेड को डिस्करेज किया जा रहा था। चलो मैं इसको भी आपको एक बार ऐसे समझा देता हूं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये भी एस वाला ले लेता हूं, है ना। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स, सर ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? ट्रेड बैरियर्स मतलब ट्रेड करना मतलब खरीदना बेचना, और बैरियर्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स। ग्लोबलाइजेशन मतलब रिमूवल कर रहे हो ट्रेड बैरियर्स का। अब हुआ क्या, 1991 के बाद, 1991 से पहले 1991 से पहले बिफोर ट्रेड्स ही नहीं हो रहे, ट्रेड ही नहीं हो रहा, बहुत हाई टैरिफ है, कोई कर ही नहीं पा रहा है ट्रेड, बहुत हाई टैरिफ है, बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ रही है, टैरिफ चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, कोई कर ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए आपको ट्रेड हो नहीं रहते, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। अब हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन से आपको जो है दो तरह की चीजें हुई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आफ्टर export and import possible, export और import possible, global competition, business opportunities, wider market, वाइडर मार्केट, कि भैया अब सिर्फ हम देश में नहीं बेच रहे हैं, अब विदेश में भी बेचेंगे, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, एक चीज देखना, चलो इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी मैं लिखते ही जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। अब जरा देखना कि भैया मार्केट बड़ा हो गया ना, अब से देश में नहीं बेच रहे, विदेश में भी बेचेंगे भाई साहब, पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकते हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया की पॉपुलेशन है बेटा कितनी, 140 करोड़ आज के हिसाब से, लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 800 करोड़। तो बेटा मैं 18 से 20% पॉपुलेशन होल्ड करता हूं और ये 100% पॉपुलेशन है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब 100% की जगह पे अगर ओन करूंगा, 100% पे ओन करूंगा, तो बेटा देखो ना क्या होगा, 100% पे अगर मैं मार्केट कर रहा हूं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा। तो मेरा बड़ा मार्केट हो गया बिजनेस करने के लिए। ऑल्सो हमारे पास दो तरह की चीजें आई हैं ग्लोबलाइजेशन में, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन, चलो इसको मैं आपको दूसरी स्लाइड में बताता हूं क्योंकि इसमें स्लाइड्स कम पड़ जाएगी, ठीक है, इसमें स्लाइड्स कम पड़ जाएंगी, तो मैं आपको दूसरे उसमें बताता हूं। पहले इसको आपको एक चीज बता देता हूं, देखो इंडिया के अंदर बड़ा 18 से 20% पॉपुलेशन है और वर्ल्ड जो है 800 करोड़ पॉपुलेशन का है। और न्यू इमर्जिंग मार्केट क्या है, न्यू इमर्जिंग मार्केट है, न्यू इमर्जिंग मार्केट है ना, नया इमर्जिंग मार्केट है। ऑल्सो आपके न्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ऑल्सो जो है बेटर पार्टनरशिप विथ बिग एमएनसीज, तो ये सारी कंडीशंस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है ना, स्केल बढ़ गया, स्केल बढ़ गया, और ऐसी कई सारी चीजें आपके साथ हुई, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो बेटा फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छी चीज है। अब देखना, एक जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो जरा, ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन में दो तरह की चीजें हुई, एक हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब जरा दोनों में फर्क समझना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या होता है, जरा डिफरेंस देखते जाना बेटा। ये दोनों ही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ये वाला, ये जो है फिजिकल कैपिटल लगा रहा है, फिजिकल कैपिटल। ये क्या लगा रहा है, ओनली फाइनेंस, ओनली फाइनेंस, ओनली से पैसा लगा रहा है, सिर्फ पैसा। ये फिजिकल इंफ्रा डेवलपमेंट, फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो है डेवलप कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो। इसमें ओनली बूस्टिंग इकोनॉमी, ओनली बूस्टिंग इकोनॉमी। ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग, ये क्या कर रहे हैं बेटा, बिल्डिंग ऑफिसेस, क्या बोलते हैं उसको, कॉलोनीज बना रहे हैं, ऑफिसेस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह। मतलब ये जो है फिजिकली अपना बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ पैसा लगा रहा है एक शेयर मार्केट के अंदर, सिर्फ पैसा लगा रहा है शेयर मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल देख लो बेटा, फिजिकली कंपनी वगैरह कौन लगा रहा है, एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल आपका जो है कोका कोला हो गया, आपके हो गया ऑडी हो गया, है ना, नाइकी हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। और ये क्या हो गया, एग्जाम्पल आप लिख लो इसको, गोल्डमैन सैक्स या फिर ब्लैक रॉक। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, समझ आया, जरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, समझ आया। अब जरा देखो, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, जैसे एचपी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब क्या आ रहे हैं, ऑफिस आके बना रहे हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कराते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएंगे, पैसा देंगे, आप ही के यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन से पैसा लाएंगे, आपके यहाँ इंडिया के अंदर खर्च करेंगे, ऑफिसेस बनाएंगे, आपसे ही काम करवाएंगे, आपको सैलरीज देंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, सिर्फ पैसा लगाता है। इनके पास बहुत अच्छी रिसर्च टीम होती है, और ये ऐसी इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं जहां पे इनको लगता है कि इनकी इकोनॉमी बूस्ट पे है, बूम पे है, इनमें पैसा लगा दो, इनके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। तो उससे क्या होगा, बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा, तो बिजनेस पैसा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, लोग शेयर्स बेच रहे हैं पैसा लेने के लिए, पब्लिक से पैसा उठवा रहे हैं, पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस को अपना पैसा मिल जाएगा बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से, है ना, और उनका काम हो जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, एफआईआईस का। अब होगा क्या, इन दोनों की वजह से उनकी इकोनॉमी हो जाएगी बूस्ट। और ये क्या करते हैं, इनके पास रिसर्च टीम अच्छी है। अगर इनको लगा कि इंडिया में जो है रिसेशन आने वाला है, तो पूरा पैसा निकाल लेंगे उधर से और किसी और देश में लगा देंगे जहां पे इनको लगता है कि हां वहां पर इनको बूस्ट मिल जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा, पैसा कमा लेंगे। ठीक है, उसे कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए जी, आकर जरा देख लेते हैं इसको जरा देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी टिल 1991 इंडिया हैड स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। हाई टेरिफ्स बहुत ज्यादा हाई थे, डिस्करेज फॉरेन ट्रेड डिस्करेज हो रहा था। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज के आने की वजह से गवर्नमेंट अडॉप्टेड ऑर्गेनाइजेशन बाय इंप्लीमेंटिंग फॉलोइंग्स, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई किस चीज के फॉलोइंग्स, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन की, इंपोर्ट्स करो आप इंपोर्ट मंगाना है क्योंकि खुद के रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है ना, आप खुद से ढंग से बना पा नहीं रहे हो, खुद के इंपोर्ट जो है सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को आपने अबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव नहीं बोलूंगा, कम कर दिया, लेस कर दिया, क्या कर दिया, लेस कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। रिडक्शन ऑफ टेरिफ तुम देखो अंतर देखना बेटा, 125% से हटा के मात्र 10% पे ले। आप देखो जब बेटा आपका बिजनेस बाहर के देशों में जाकर भी जैसे कि पीवीआर है, पीवीआर ने अपना सिनेमा खोला श्रीलंका के अंदर, पहली प्रॉपर्टी ओन करी उनने और श्रीलंका में अपना पीवीआर सिनेमा खोला, वहां से पैसा कमाएंगे, देश के अंदर लाएंगे, हाँ या ना। फिर उसके साथ साथ एयरटेल ने अफ्रीका के अंदर बहुत सारी जगह पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, उनके 400 मिलियन कस्टमर है, ठीक है। सन फार्मा जैसी कंपनीज ने बाहर जा जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके और दवाइयां बेची। बेटा उससे क्या हो रहा है, हमारे इनकम जनरेट हो रही है और फॉरेन का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए फायदा था और इस वजह से टैरिफ को उन्होंने कम कर दिया और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए, एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए, ठीक है। आप जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दो, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दो, एक्सपोर्ट्स तो करो जितने करना है, और जो टैरिफ है, टैरिफ जो है वो 125% से 10% हो गया। अब एक्सपोर्ट्स करो जितना करना है, इंपोर्ट करो जितना करना है। ऐसे इंपोर्ट तो खराब है पर एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे फॉरेन का पैसा आ रहा है। कन्वर्जन ऑफ फेरा जो था वो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो फेमा से रिप्लेस हो गया। पहले फेरा एक्ट था, फेरा को चेंज करके फेमा ला दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर है, फेरा से फेमा में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है, 1999, फेमा 1999, ठीक है। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा देखा गया, ये ग्लोबलाइजेशन है आपके लिए, ठीक है। चलिए जी, तो क्या समझ आया, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। चलिए जी, तो हमारा यहां पर लास्ट जो हमारा पार्ट आता है कि इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या। पहले हमने क्राइसिस पढ़े, अब इंपैक्ट देखना है इसका। इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया ना बाबा कंपटीशन बढ़ गया ना, कैसे बढ़ गया, देखो जरा कंपटीशन कैसे बढ़ गया। कंपटीशन देखो, कंपटीशन कैसे बढ़ गया। इंडिया की कोई जैसे पतंजलि है, पतंजलि तो क्या हो गया, हेड एंड शोल्डर मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया कंपटीशन, ठीक है। इंडिया की कोई ब्रांड है क्या, जैसे कि इंडिया का कोई ब्रांड हो गया, आपके हो गया, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया का लावा फोन आया था, लावा फोन आया था, तो एप्पल सैमसंग कंपटीशन हो गया, एप्पल सैमसंग। अरे हाँ, ये देखो ना, बोट, कितने सारे एग्जांपल है। बोट ईयरफोन्स जो आते हैं वो JBL से कंपेयर कर रहे हो आप, उनको सोनी से कर रहे हो, है ना, ठीक है, समझ आया। फिर आपके कई सारे ब्रांड्स आपके कई सारे, है ना, मामा अर्थ, अरे मैम हो गया, ये तो मैम हो गया, ये देखो मामा अर्थ जो है वो कंपेयर कर रहे हो आप किससे, लॉरियल से, लॉरियल हो गया, लैक्मे हो गया, लैक्मे। तो बेटा ये क्या है, कंपटीशन बढ़ गया ना बाहर की फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज के बीच में, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स डिमांडिंग हो गए, क्या ऑप्शन कितने हो गए, देखो ना कितने ऑप्शन हो गए, ये देखो कितने ऑप्शन हो गए, सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में कितने सारे ऑप्शंस हो गए। फिर रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देखो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है भाई, आपने देखा एप्पल, सैमसंग, आपका HP, लेनोवो, है ना, उसके साथ साथ मतलब कितनी सारी कंपनीज हैं, वो कॉम्पिटिटिवली आपका हमेशा कंपीट करते ही जा रही हैं, अमेजॉन IT कंपनी तो है ही ना, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट,
कई सारी आपकी तरह की चीजें हो रही हैं, है ना, कई सारी तरह की चीजें हो रही है। मार्केट ओरिएंटेशन अदर देन सीइंग ओरिएंटेशन, कि मार्केट ओरिएंटेशन हो रहा है खुद की ओरिएंटेशन देखने के बजाय, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का ग्रोथ हो रहा है। बीपीओ कर रहे हो, बीपीओ मतलब क्या, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है बेटा, जरा सुनिएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये कहता है कि जैसे कि एक बिजनेस है मैग्नेट ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स को अपने अगर बैनर लगाने हो सड़कों पे जाकर, तो मैग्नेट ब्रेन्स में कोई एक बंदा हायर नहीं होगा बैनर लगाने के लिए। वो क्या करेगा, एक एजेंसी है, जैसे वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन मान लो वॉचमैन है, वॉचमैन जो है, वॉचमैन क्या करेगा बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स खुद हायर नहीं करेगा, वो एक एजेंसी को हायर करेगा, एजेंसी जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वहां से वो एक बंदा भेजेंगे जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के लिए काम करेगा। पर सर्विसेज कौन दे रहा है, ये एजेंसी दे रही है। मतलब बिजनेस के बाहर कोई काम करने के लिए दे देना किसी और को, उसे कहा जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब है कि बिजनेस का काम आप किसी और को दे दो बिजनेस के बाहर, मतलब बिजनेस के अंदर किसी को हायर मत करो, किसी और को दे दो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल हो गया फ्रीलांसर, अच्छा फ्रीलांसर किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, पर किसी और के बिजनेस का काम जरूर कर रहे होते हैं, है ना, किसी और के बिजनेस का काम जरूर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे फ्रीलांसर, किसी का एम्प्लॉय नहीं है, मतलब बिजनेस का काम मैंने किसी और को करने के लिए दे दिया। जैसे कि टोयोटा आया, देश के अंदर टोयोटा आया, टोयोटा ने बोला मुझे नट बोल्ट्स बनवाने, अब मैं कहां अपने, जहां पे मैं जो हूं, मैं जहां की कंपनी हूं, मैं वहां से कहां नट बोल्ट लेके आऊंगा। एक काम करो, यहां जो इंडिया में नट बोल्ट बना रहे ना, आप लोगों के साथ डील कर लेता हूं, आप लोग मुझे नट बोल्ट्स वगैरह दे देना, तो इस वजह से क्या बोल सकते हो कि नट बोल्ट्स वगैरह दे देना। तो आपने क्या किया, अपने बिजनेस का काम किसी और को करने के लिए दे दे, किसी और बिजनेस को, उसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। उससे हमारा डेवलपमेंट काफी हुआ, हमने पार्टनरशिप काफी रखी लोगों के साथ, तो बीपीओ हुआ। ऑल्सो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, कि लॉस ऑफ बजटरी सेक्टर सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर को काफी लॉस हुआ इन बजटरी एस्पेक्ट्स, कि बजट जो है आपका था कि यार पहले पब्लिक सेक्टर में देखोगे तो हमारे रिसोर्सेज जो है कंप्लीटली जो है मतलब हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थे, हमें चाहिए बाहर का पैसा भाई। तो जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, अब इतने लोग प्राइवेट सेक्टर आ गए तो भैया गवर्नमेंट को नुकसान होने लग गया, गवर्नमेंट टिक ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि देखो ना बीएसएनएल, एयर इंडिया, ये ऐसी कंपनीज है बेटा, अब इंडिगो के सामने, एयरटेल के सामने आप क्या टिकोगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं टिक सकते, तो पब्लिक सेक्टर को लॉस होने लग गया, है ना, प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट से, ठीक है। चांस हैज बिकम नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल, सॉरी चेंज जो है वो नेसेसिटी हो गया, मतलब मजबूरी हो गया था अब सर्वाइवल के लिए। बीएसएनएल अपने आप को चेंज कर नहीं रहा था, एयर इंडिया अपने आप को चेंज कर नहीं रहा था, इसलिए सर्वाइवल नहीं हो पाया इनका। नोकिया का सर्वाइवल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि चेंज नहीं करना चाहता था। तो चेंज जो है अब तो मतलब जरूरी ही हो गया था, नेसेसिटी हो गई थी भाई साहब, कि अगर सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो आपको जो है सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, मतलब चेंज तो करना ही पड़ेगा, जो कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टार्टिंग में बोला था। अगर कोई इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है तो वो ही सर्वाइव करेगा। ये चार्ल्स डार्विन ने बोला था, नॉट द मोस्ट इंटेलेक्चुअल, not the most strongest of the species will survive, the most adaptive with the change will survive। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी भी बोला गया चार्ल्स डार्विन की, कि जो चेंज करेगा अपने आप को समय अनुसार सिर्फ वही ही टिका रहेगा, जैसे कि एप्पल, सैमसंग और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी, वरना नोकिया जैसी कंपनीज तो आपकी 3 बार बिक चुकी हैं। क्लियर है, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लो बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो, आ जाइए। चलिए जी, सो ये हमारा चैप्टर होता है बेटा यहां पर फुल्ली एंड फाइनली फिनिश्ड। हमारा पूरा चैप्टर यहां पे खत्म होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट। क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस, ये सारी वीडियोस जो मिलने वाली हैं आपको KG1 से लेके 12 तक की, वो सारी की सारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे मिल जाएगी। और क्या क्या मिलेगा, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, सीयूईटी हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, उसका अलग चैनल भी अपने पास, तो हिंदी मीडियम चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको हिंदी में देखना है। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड भी क्यों ना हो,
कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, सब सिखा देंगे, सब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे आओ, खूब सारा वीडियोस देखो और खूब सारी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके आओ। और ये सारी वीडियोस, शानदार बात यह है कि फ्री में है, कोई पैसा लगेगा नहीं। तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो और ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, दोनों की दोनों चीज़ें फ्री हैं। उसके साथ साथ हम जो है आईपैड हो, मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, आप किसी भी एस्पेक्ट पे जाके, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जाके, इंटरनेट है और किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाके कितने भी बजे आप ये सारी वीडियोस देख सकते हो, KG 1 से 12th, याद रखना। ऑल्सो ये ई नोट्स और ई बुक्स जो है ये हमारे द्वारा बनाई जाती हैं, टीचर्स द्वारा, मतलब इसमें एरर के चांसेस या गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब ना के बराबर ही है। तो जो आंसर आप पढ़ते हो, जो आंसर हमारे दिए हुए पढ़ते हो, कैसे लिखना है उसको, और वैसे ही लिख के आते हो, तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी लोग क्या आए हैं, इस बार भी आए थे और अगली बार भी आएंगे, आप ही लोग लेके आने वाले हो, ठीक है। तो ये 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं और उसके साथ साथ 95+ % भी आपके आ जाते हैं। तो बेटा ऐसे लाए जाते हैं इंडिया के टॉप रैंकर्स के मार्क्स, जो कि आप लोग लेके आओगे। अगर ऐसे नोट्स और बुक्स अवेल चाहिए आपको करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक को प्रेस करना और ये ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप चाहो तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।